कब्ज या एसिडिटी होता है और कोई तीसरा कारण ही नहीं होता। हमारा गलत आहार विहार के कारण आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो जब आप यहाँ पे आते हैं हम वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं और धीरे धीरे ठीक होते हैं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि कल मेरा डॉक्टर खादर वली सर के साथ एक सेशन था। डॉक्टर खादर वली हु इज नोन एज ए मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिनके प्रोटोकॉल्स डॉक्टर बियाची और खादर वली के प्रोटोकॉल को हम लोग अपने डाइट में लेते हैं। कल उनके साथ सेशन तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इट्स नॉट जस्ट एंड ऑफ द रोड, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे। बट ट्रस्ट में जितना हम लोग बता रहे हैं अगर उतना ही आप लोग फॉलो करते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है इस धरती पे कि रिजल्ट नहीं आए, बट हम डिसिप्लिन नहीं है। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बार बार इसको कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे खाने पीने को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस देते भी हैं। और सुबह सुबह चाय के रेडी पे खूब रश रहता है, आग छुपा छुपा के ढाबों पे चक्कर लगता है, गेड़े लग रहे होते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग को मालूम नहीं रूम्स में खाने आ रहा है, किसका नुकसान कर रहे हैं, आखिर किसका नुकसान हो रहा है? अपना खुद का ही हो रहा है। आप तो 7 दिन के लिए हमारे पास मेहमान है, 7 दिन के बाद तो हम आपको नहीं देख पाएंगे। तब तो आपको अपना संयम डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यहाँ तो चलो आप हमसे छुपा के आपसे लड़ाई करके उनको अच्छा लगता ही नहीं लगता आप कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला मैं हूँ, किचन में बैठा रहता हूँ, ये करो वो मत खाओ, लेकिन घर में कौन करेगा? अगर आप डिसिप्लिन, मेरा क्या जा रहा है? आप नहीं खाते फ्रूट्स या नहीं सैलेड खाते, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो डस्टबिन में जाएगा, हो गया इन्वेस्टमेंट। क्या आप उसको कंज्यूम करेंगे, डस्टबिन में तो कंज्यूम हो गया, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आपका स्वयं। सर मिलेट रेसिपी का कोई बुक्स अवेलेबल है क्या? आप नोट करिए डॉक्टर खादर वली KHADER स्पेस VLI, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने 27 साल इस के ऊपर रिसर्च किया। मैं छोटा सा आपका जो कल मैंने सेशन अटेंड किया उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ, और ये झकझोरने वाली बात है। खादर वली बेसिकली एक साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और वो रिसर्च करने के लिए अमेरिका गए। और आज से लगभग 27-28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और किसी हॉस्पिटल में गए और वहां पे उन्होंने देखा कि लगभग 13 साल की बच्ची जिसके मेंसेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, एंड आज से 30 साल पहले की बात बताओ, ही वाज शॉक्ड। जनरली ऐसा होता ही नहीं है। आज के डेट में देखिए 6 साल की बच्चों का भी पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। कारण हमारा भोजन। आज हम जहर खा रहे हैं अपने हर चीज में, हर भोजन में जहर खा रहे हैं। चाहे आप पानी के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, हार्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, आपका मैदा है, आपका आटा है, आपका गेहूं है, आपका चावल है, हर चीज में जहर डाल दिया है। आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन वो समय था जब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी और कम उग रहा था। तो फिर कुछ बहुत सियाने साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा चलो इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, और उन्होंने सारे टेक्नोलॉजीज केमिकल वगैरह डाल के पैदावार बढ़ा दी। नुकसान किसका हुआ? हमारा। आज मुझे लगभग 30 साल हो गया पंजाब में, एंड मैं बहुत गर्व महसूस करता था कि मैं पंजाब में हूं, बट ये वर्स्ट स्टेट होता चला जा रहा है। आज हर किसान जहर बो रहा है, इस धरती को प्रदूषित कर दिया, इस पानी को प्रदूषित कर दिया, इस हवा को प्रदूषित कर दिया। ईश्वर के बनाए 5 तत्व में से आपने 3 को कर दिया और 2 के पीछे भी लगे हुए। कहां जाएंगे? हम अपना तो नुकसान कर रहे हैं, आने वाला भविष्य खत्म कर रहे हैं। आज घर घर में अगर 5 मेंबर से 5 के 5 मेंबर बीमार है। एक ऐसा समय होता था कि बीमारी होती ही नहीं थी, आज हर घर में बीमार है। और हमें पता है हम जहर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लड़ाई होती है कि रोटी क्यों नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा। आज हम बीमार हैं, इसका केवल एक मात्र कारण है हमारा आहार विहार और व्यवहार का गलत होना, और बताने के बावजूद भी हम सीखना नहीं चाहते। जो दूध आप लोग पीते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना कि क्यों दूध मना करते हैं। दूध मतलब कि संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, दूध रोज पीना चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम। 5 साल की एज के बाद मदर का भी मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। एक ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से ऐसा बनाया कि 5-6 साल के बाद मदर भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है।
तो क्या कारण है कि जो गाय जो दूध दे रही है वो हमारे लिए अच्छा है? कोई भी जीव बताइए जो दूसरे जीव का दूध पीती हो। बट हम सोचते हैं कि बगैर दूध के हम रह ही नहीं सकते। वो दूध जो इतना प्रदूषित है, एटलीस्ट मैं पंजाब का बताऊंगा, यहाँ के जो सैंपल्स लेके 99% दूध के सैंपल्स फेल हुए हैं और ऑलमोस्ट 100% पनीर नकली है। बट हम जब भी बाहर खाने जाते हैं तो केवल पनीर का आइटम ही खाते हैं। हर शादी ब्याह, हर फंक्शंस में पनीर ही बनता है। हमारे घर में दूध इतना आता है जैसे कि बस अगर अगले दारा सिंह हम ही बनने वाले हैं। कई लोगों ने मेरे से डिस्कस करते हैं कि हम बिना चाय के रह ही नहीं सकते सवेरे, पेट साफ नहीं होता है। आदमी साफ होता चला जाएगा, पेट तो छोड़िए। बट हम नहीं सीख रहे, हम नहीं सीखना ही नहीं चाहते। ये 7 दिन आप लोग को हम लोग इसलिए रखते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करें, बट 7 दिन रखने का केवल एकमात्र और पर्पस है कि यहाँ से सीख के जाइए, आप हमारे एम्बेसडर बनिए, बी योर ओन डॉक्टर्स। आप यहाँ से सीख के जाइए। देखिए गलत चीजें तो बहुत स्पीड से आ रही हैं, बहुत स्पीड से गलत चीजें आ रही हैं। अगर ये जनरेशन ने स्टेप नहीं लिया तो विश्वास करिए अगला जनरेशन की एज 30 से 40 साल रह जाएगी। हम लोग 120 साल से चले थे, अगर आप सिर्फ 100 साल पहले लेके चलो, धीरे धीरे घटते घटते 60 हो गया एवरेज एज, और 30 से 40 एज हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही बीमार हैं, क्योंकि जब वो गर्भ में था हमारे सब कुछ खाया, वही अनाज, वही दूध। इट्स हाई टाइम, अगर अब हम लोग नहीं चेते ना कि जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो विश्वास करके करिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के विषय में बताइएगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मैं तो पेशेंट हूँ, तो क्या नहीं, आप मान क्या, मुझे मालूम है, लेकिन आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछा कि क्या होता है? बोले मल्टीपल सिस्ट होते हैं दोनों किडनी में। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका कभी हाथ जला है? जी। हाथ कभी जल जाता है तो फफोले पड़ जाते हैं, है ना, पानी भरता है, फफोले, है ना, छाले पड़ जाते हैं। वैसे ही आपकी किडनी में पॉली मतलब मल्टीपल, कई सारे सिस्ट बन गए पानी वाले, राइट। तो ये हाथ में जरूरत से ज्यादा गर्माहट जाने पे सिस्ट पड़ गया, तो आपकी किडनी पे जरूरत से ज्यादा गर्माहट आने पे उसमें सिस्ट पड़ गया। यहाँ तो चले आपने डायरेक्ट आग से टच हो गए थे तो सिस्ट पड़ गया, किडनी में आग कैसे पहुंची बताइए? तो मेडिकल साइंस तो कहता है कि जेनेटिक डिजीज है, बाई बर्थ होता है। आप बोलते हैं कि हीटिंग के चलते हो जाता है। आपके कितने बच्चे हैं? जी, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि उसको भी हो जाएगा? अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। देखिए योगा सेशन में भी मैं आप लोग से डिस्कस करता हूँ कि हमारे नाभि के नीचे जठराग्नि होती है। वो अग्नि जो ना केवल आपके भोजन बट आपके मल को भी पचाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर इसको मॉडर्न साइंस के हिसाब से चले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। वो एसिड जब आप घरों में फ्लोर साफ करने के लिए यूज करते हैं उससे 1000 टाइम्स मोर पंजेंट यानी कि स्ट्रांग होती है, और वो आपके नाभि के 4 उंगल नीचे यहाँ पे होती है, राइट। आप नॉनवेज खाते हैं? जी, नॉनवेज नॉन-वेज। आपने देखा तो होगा कि इतने नीचे आग लगी होती है और इतने ऊपर बकरा या मुर्गा पकता रहता है ना, इतने डिस्टेंस पे लगभग जमीन से। तो इतने हाइट से जो अग्नि है उस मुर्गे या बकरे को पका देती है। अब आप ये देखिए कि आपका नाभि के नीचे का जो डिस्टेंस है जहाँ पे जठराग्नि है उसका किडनी का डिस्टेंस कितना होता है? लीवर, लंग्स, हार्ट, मांस को जब हीट मिलती है या तो सिकुड़ जाती है या वो फैल जाती है। तो जो जठराग्नि है उसको आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, इसलिए आपकी किडनी सिकुड़ गई और लीवर या हार्ट फैल गया। समझे आप? ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा क्योंकि उनको मालूम भी नहीं। मैंने जैसे अभी कहा था कि या तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कब्ज, ये 2 कारण होते हैं आपकी सारी बीमारी का। अब एसिडिटी, वो एसिड, उसका जो गैस होता है
वो जब ऊपर के गैस का प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ ट्रेवल करना, तो जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो आपके किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट सबको धीरे धीरे धीरे, अचानक कभी नहीं हुआ। जिस दिन आपने टेस्ट कराया उस दिन नहीं होता। ये 25-30 साल पहले की प्रॉब्लम थी, तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब आपने सुप्रेस किया अपने सिम्टम्स को, कभी कोई दवाई, कभी फक्की खा के, कभी इंजेक्शन लगा के। वो जो गलती करते गए, शरीर सहता गया, सहता गया, सहता गया, एट लास्ट उसने हाथ खड़े किए, उस दिन सिम्टम्स आए। समझिए सर? तो जब उंगली जल गई, इसमें फफोले पड़ गए, तो उसको कैसे ठीक करेंगे बताइए? आप उस पर कोई मरहम लगाएंगे, कोई भी ऐसी शीतल चीज लगाएंगे जिससे उसको ठंडा पहुंचे और उसका पानी सूख जाए, है ना? तभी तो आपकी उंगली ठीक हो जाएगी। हम लोग क्या, अगर बाहर है तो हम लोग हल्दी लगा देंगे, है ना? हल्दी लगा के उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि किडनी के जो सिस्ट है उसको खत्म कर सकते हैं? उसका तरीका ये है, आपका अनबैलेंस जो पित्त है, एसिडिटी को, पित्त की संज्ञा, अपने पित्त को ठीक करिए, आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। शरीर बहुत साइंटिफिक है, केवल आप शरीर को सही आहार विहार और माहौल सही दीजिए। देखिए, जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं करते, केवल एक प्लास्टर बांध के शेप, एक अलाइनमेंट देते हैं, शरीर स्वयं ठीक करती है। अगर प्लास्टर नहीं बंधे ना, तो हफ्ता 10 दिन में जहां दर्द ठीक है वापस अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्लास्टर बांधते हैं, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम मानते नहीं किसी की। तो अगर आप अपने शरीर को वो माहौल दे दें, शरीर स्वयं ठीक करती है, चाहे कैंसर 5th स्टेज के ना हो। मैं प्रत्यक्षदर्शी और मैंने हजारों ऐसे केसेस देखे हैं जहां आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके बॉडी को ठीक कर देती है। आपको कुछ नहीं करना, केवल उसको छोड़ देना अपने हालात पे। हम नहीं करते। क्या एज है सर आपकी? एज क्या आपकी? एज 70 है कितने बार आप उपवास करते हैं जी। उपवास कितने बार रहते हैं महीने में? कभी नहीं, क्योंकि तो फीमेल्स का काम है। उपवास रखना जरूरी है। उपवास नहीं करते। तो वो कह ही रहा हूँ ना, आप नहीं करते, वो तो लेडीज का काम है। उपवास करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। उपवास करने का कारण मैं आपको बताता हूँ। हम सब के बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, आपके भी है, मेरे भी है। और कैंसर सेल का जो डाइट है वो 30 टाइम्स ज्यादा होता है नॉर्मल जो सेल्स होते हैं। यानी कि इसको 30% ज्यादा आहार चाहिए सरवाइव करने के लिए एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। सपोज करें आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और 1-2 टुटपुंजी से चोर चक्के हैं, तो आप ना शहर को कोई दिक्कत है ना मोहल्ले को कोई दिक्कत है। लेकिन जब ये 2-4 चोर इकट्ठे हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, फिर कान खड़े हो जाते हैं, है ना? फिर पुलिस वाले उनका फोटो वोटो लगाते हैं, नोटिस। लेकिन यही गैंग बना लेते हैं, पर पूरे स्टेट के लिए दिक्कत हो जाती है। वैसे ही कैंसर सेल होते हैं, हर पूरी बॉडी में कैंसर सेल छितराए हुए हैं, एक एक जगह पे बैठे हैं। जब आप इनडिसिप्लिन होते हैं तब ये कैंसर सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, और जब ये कैंसर सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो जिस अंग पे ऑर्गेनाइज हो गए वो अंग पे कैंसर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो अब जैसे सपोज करें कि इंडियन भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो भारत की सेना सबसे पहला काम करेगी कि पाकिस्तान की सेना की राशन को बंद कर देगी, जिससे वो भूखे मर जाए, राइट? उनके अम्युनिशन एंड राशन को बंद कर देगी, जिससे उनके पास लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी और उनको अटैक करके खत्म कर देंगे। तो कैंसर भी 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले कैंसर सेल के ग्रोथ को बंद करना इमीडिएटली, धीरे धीरे नहीं। सेकंड, जो ग्रोथ हो गया उसको खत्म करना, और तीसरा, नया नहीं बनने देना। केवल 3 स्टेज में कैंसर ठीक होते हैं, चाहे कितना भी स्टेज का हो। 3 स्टेप्स लगते हैं। हर बीमारी का भी यही स्टेप है। तो जब आप उपवास करते हैं तो आपके जो कैंसर सेल है, मैं इसको कैंसर सेल इसलिए कह रहा हूं कि जो भी बिगड़ा हुआ सेल है, जो इनडिसिप्लिन सेल है आपकी बॉडी का, उसको आहार नहीं मिलता तो वो ऑटोफेजी में चला जाता है। ऑटोफेजी में हेल्दी सेल्स आपके कैंसर सेल को खाना शुरू कर देते हैं और आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। बहुत बड़ा रोल है उपवास का, उपवास का बहुत सही- बड़ा। सही तरीका क्या है सर उपवास रखने का?
उपवास और व्रत में बहुत अंतर है। हम लोग अक्सर व्रत करते हैं, उपवास रहते ही नहीं है। उपवास करने का सही तरीका है, अगर आप लोग का अभ्यास नहीं है तो हमारे 24 घंटे में 3 पहर होता है, सुबह, दोपहर और शाम। नेचुरली हम 3 मील्स लेते हैं। तो पहला मील्स लेते हैं आप, उसके 8 घंटे के बाद दूसरा, और उस 8 घंटे के बाद तीसरा मील लीजिए। इसके बीच में कुछ मत खाइए। तो महीना 2 महीने के बाद जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं नॉर्मल, इसके बाद आप 8 घंटा तीसरा 8 घंटा को गैप कर लीजिए, फिर 1-2 महीना लीजिए, बॉडी को कंफर्टेबल होने दीजिए। इसके बाद केवल 1 टाइम खाना, 2 टाइम छोड़ दीजिए। जब आपका बॉडी कंफर्टेबल होता है फिर हफ्ते में 1 दिन चुनिए जब आपने केवल कुछ भी नहीं खाना, पानी पीना, वो होता है उपवास। पानी पीना है। हाँ बिल्कुल, निराजल नहीं। निराजल का भी स्टेज आता है, लेकिन पहले आपकी बॉडी को अभ्यस्त होना बहुत जरूरी है, साधना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रैक्टिस के करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे। और उपवास के बाद उपवास तोड़ने का भी तरीका है कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे सॉलिड में आइए। हम लोग समझ कर गलती से अगर व्रत रह भी लिए तो घड़ी देखते कहाँ 5 बजे, सुबह उठते ही सीधा वाले ऐसे होता है। मैं मजाक में seriously बोल रहा हूँ। होता है। ठीक है, बियॉन्ड द कैपेसिटी। मतलब कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करता, लंच नहीं करता, डिनर नहीं करता, और अगले दिन के ब्रेकफास्ट में 3 मील ले लेते हैं एक साथ। होता है कि नहीं होता है? होता है। और बहुत कॉमन है जब हम शादियों में जाते हैं, मुझे शर्म भी आता है और हैरान भी होता हूँ कि ये नहीं पता लगता थाली कैसे पकड़ेगा, संभालता, सब कुछ भरा होता है ऊपर, क्योंकि उसने 100 रुपये दिए, पूरा करना होता है। और कोई ऐसा स्टॉल है जो छूट जाए पूछ के, यहाँ पे क्या है, होता ही नहीं होता, बहुत कॉमन है। उसके बाद हम उल्टी टट्टी करते रहते हैं सारे दिन। तो हम अपने बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सर, सप्ताह में यदि 1 दिन उपवास रखा जाए तो उसके पहले और बाद में भी कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है, केवल पानी पर आ जाए? देखिए, मैंने आपको बताया ना, स्टेप बाय स्टेप। आप अचानक एकदम से पूरा दिन उपवास ले लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले जो मैंने स्टेप्स बताया, स्टेप बाय स्टेप आइए, धीरे धीरे करें, क्योंकि हमें जल्दी में कहीं नहीं पहुंचना है। गो स्लो, धीरे धीरे स्थिति पे लाइए शरीर को, और फिर उपवास रहे। हफ्ते में अगर 1 दिन रह लेते हैं, बहुत अच्छा आपके शरीर के साथ इफेक्ट आता है। किडनी के पेशेंट जो डायलिसिस शुरू कर चुके हैं, वो क्या एकाएक डायलिसिस रोक सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज एकाएक नहीं होती है, एक्सीडेंट के अलावा। राइट, एकाएक नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे आते हैं और 7 दिन में डिले होना शुरू होता है, धीरे धीरे। जिनका 2 या 3 बार होता है वो 1 बार होता है, फिर 15 दिन में फिर 2 की जगह 1 होता है, और उसके बाद 15 से 20 दिन में अमूमन डायलिसिस छूट जाता है। 15 to 20 डेज एवरेज टाइम, अगर डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। मैं बार शब्द डिसिप्लिन का इसलिए यूज कर रहा हूँ। मैं आप एक बार दोबारा एक पूरा खाका खींच देता हूँ सुबह से शाम का आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। सुबह लगभग सूरज उगने से 90 मिनट पहले उठना चाहिए, कम वॉट में। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाहर बारिश हो रही है तो घर के अंदर ही बैठिए, बट सूरज उगने से 90 मिनट अवश्य उठिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी मत करिए, केवल अवेलेबल हो जाइए। विश्वास करिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है, मुझे उसका फल मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप केवल अवेलेबल हो जाइए प्रकृति पे, आपको वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए आप चिंतित हैं। हम नहीं उठते, हम कमरे के अंदर ही रहते हैं, रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। कारण कमजोरी आ रही है, फलाना धमाका, 36,000 बहाने मारते हैं, लेकिन हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। मैं लोगों से पूछता हूँ कितने बजे उठते हैं, कहते 6 बजे। 6 बजे दोपहर हो जाती है। अब 5 बजे के बाद तो आप देखिए, उठिए ना उठिए बराबर ही है। मैंने शायद वीडियो शो भी किया था बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सर्कैडियन साइकिल, एक अदृश्य घड़ी जो पूरी सृष्टि को चला रही है। हमारा भी शरीर उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, बट हम सृष्टि को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, और यही हमारे बीमार होने का कारण है। तो सुबह 90 मिनट पहले उठिए, नहाइए, धोइए अच्छी तरह से, फ्रेश होइए, 1-2 गिलास पानी पीजिए, लगभग 3000 कदम हरी घास पे चलिए नंगे पांव। अगर आप 3000 कदम चल रहे थे, जो पानी आपने पिया है वो आपके पेट के अंदर हलचल करता है, जैसे वॉशिंग मशीन में पानी घूमता है और
आपका कपड़ा साफ कर देता है। तो ये जो पानी अपने पीने के बाद आप चलते हैं, जैसे हमारे पंजाब में लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं, पैदल जाते हैं, पानी पी के जाइए, देखिए कैसे शरीर साफ होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये पानी पेट के अंदर चलता है, ये प्रेशर बनाता है, कुछ जो मल है वो स्किन के साथ बहुत अटैच रहता है, डामर की तरह चिपका रहता है, तो वो पानी बार बार उसको घर्षण करता है और वो पुराना गंद निकालना शुरू होता है, शरीर की सफाई होती है। इसके बाद आप योगा करिए, श्वास लीजिए, पेट की सफाई होती है। इसके बाद अगर आप थेरेपी लेना चाहते हैं थेरेपी लीजिए, या आप अपना आहार ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। फ्रूट से स्टार्ट करिए अपना दिन, देन 2 या 3 बजे से पहले पहले आपके सैलेड्स एंड जो भी आपके डाइट में मेंशन होनी चाहिए। रात का डिनर 6:30 7, मैक्सिमम 7:30, इसके बाद मत लीजिए डिनर। नहीं बनाया तो ना खाएंगे, ना खाना इज ऑलवेज बेटर देन कुछ खा लेना। हम लोग चलो कुछ तो खा लेते हैं। मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि सपोज आप जा रहे हैं किसी रास्ते में और आपको कोई ढाबा नहीं मिलता है, कूड़ादान मिल जाता है, तो आप उसमें मुंह तो नहीं मारेंगे। जो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज नेवर बेटर देन नथिंग। ना खाना इज ऑलवेज बेटर देन कुछ खा लेना। आप नहीं खाएंगे, शरीर जल्दी ठीक होगा, बट जब तक आप भरते रहेंगे शरीर के ठीक होने का टाइमिंग से हमेशा डिले होता रहेगा। राइट, इस ऋतुचर्या, इस दिनचर्या का आप अभ्यास करिए और होपफुली, वैसे तो मैं 7 से 8 महीना लेके चलता हूं, लेकिन 3rd मंथ ऑनवर्ड आप अपने बॉडी के अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन पाना शुरू कर देंगे। बट अगेन सबका अपना अपना शरीर होता है, शरीर के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। सर, ये आपने बोला कि मतलब थेरेपी के 2 घंटे बाद खाना चाहिए, तो जो आपने शेड्यूल दे रखा है वो तो मतलब थेरेपी के सिर्फ 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं है, पर रात्रि भोजन लंच आ जाता है। थेरेपी के बाद खा सकते हैं, पहले की बात हुई है। एम्प्टी स्टमक, थेरेपी के बाद 10-15 मिनट बाद खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थेरेपी अब कुछ खाने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटा वेट करना पड़ता है। ये शेड्यूल मैंने बनाया। मैं दोबारा नाम अनाउंस कर रहा हूँ। डे केयर में सुरेंद्र कौर, विशाल डे केयर एंड रंगलाल जी, आप नर्सिंग स्टेशन में, एंड रोशन जी को मिलिए।